आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अमन और मैं आपको अनसॉल्व पेपर कराने जा रहा हूँ, सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th। ये मैं 2025 के क्वेश्चन सेट सीजे करा रहा था कल आपको। बहुविकल्पी क्वेश्चन यानी कि 20 बहुविकल्पी करा दिए थे। आज मैं कराऊंगा आपको वर्णनात्मक प्रश्न। ये आपको 1 और 2 दो मार्क्स के दिए हुए हैं और इन दोनों मार्क्स को थोड़ा सा स्पीड में करेंगे। ये मैं पहला क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ एक अवतल दर्पण 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 2 गुना प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या क्या दिया है इस सवाल में? हमको दिया है एक अवतल दर्पण, तो हम लिख देंगे हमको दिया है क्या दिया है? दिया है अवतल दर्पण। और क्या दिया है? और दिया है u का मान 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु। कितने सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। u का मान क्या है? हमेशा u लेना है, हमेशा माइनस में। u लेना है हमेशा माइनस में। वस्तु का 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब। कितना? 2 गुना। 2 गुना। और जब गुना वाली बात आएगी तो हमको सोचना है किसके बारे में? हमको सोचना है आवर्धन के बारे में। और आवर्धन का फॉर्मूला होता है, आवर्धन को प्रदर्शित करते हैं m से, और आवर्धन का फॉर्मूला होता है दर्पण से वस्तु की दूरी बटे दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बटे दर्पण से वस्तु की दूरी। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होती है v और दर्पण से वस्तु की दूरी होती है u बराबर m। अब चूंकि यहाँ पर दिया हुआ है कितना? 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब, यानी कि m का मान रख देंगे हम यहाँ पर 2। m का मान कितना रख देंगे? 2। m की जगह पर रखना है 2 बराबर v बटे u। कैंची गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2u बराबर v, यानी कि v बराबर क्या आ गया? 2u। अब आगे करना है दर्पण के सूत्र से। लिख देंगे दर्पण के सूत्र से। दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/v, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। v का मान क्या है? 2u। रख देंगे 2u प्लस u का मान क्या है? u ही है, बराबर 1/f। 2u u लासा लिया 2u। 2u का पहाड़ा 2u में एक बार, 1 प्लस u का 2u में 2 बार, बराबर 1/f। तो 1/f बराबर क्या आ गया? 3/2u। कन्फ्यूज नहीं है, 24 नहीं लिखा, 2u लिखा है। अब देखो आगे क्या? कैसे गुणा कर देंगे, है ना? तो f3 बराबर 2u। f बराबर क्या आ जाएगा? 2u/3। अब क्या रख देना है? u का मान रखने पर u का मान इधर क्या है? बराबर v/u। u का मान है b/2। u का मान है b/2। u का मान रखने पर f बराबर 2 इंटू v अपॉन क्या हुआ है? हाँ, यहाँ पर है f बराबर 2u/3। अब हमारा जो क्वेश्चन था
हमारा जो क्वेश्चन था यहाँ पर u का मान हमें साफ दिया है, u का मान है 25 सेंटीमीटर, जो कि हमारी सवाल में भी हमने शुरुआत में लिख दिया था u का मान माइनस का 25 सेंटीमीटर। तो अपन को इस सवाल में अब u का मान रख देना है सिर्फ 3, यहाँ पर u था और u का मान रख देंगे तो f बराबर 2 गुणा माइनस का 25/3, 25 गुणा 2 यानी कि 50, वो भी माइनस का बटे 3 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया आंसर। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, मतलब पहले का खा आपको संलग्न चित्र, जैसे ही आपने देखा संलग्न चित्र, आपको तुरंत ये वाला चित्र अपनी कॉपी में बना देना है। तो मैं यहाँ पर एक चित्र बना रहा हूँ, चित्र बना दिया मैंने अभिलंब बना दिया। सेम आपकी जो बुक है, आपको पेपर में भी इसी तरीके का चित्र बनाना है। मैं चित्र बना दे रहा हूँ। जैसे ही चित्र आपका पेपर में था, वैसे ही चित्र मैंने यहाँ पर बना दिया है। अब थोड़ा सा सवाल पढ़ेंगे। संलग्न चित्र में अपवर्तन कोण तथा माध्यम B का माध्यम A के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन लोग निकाले ले रहे अपवर्तन कोण। तो देखो, आपको पता होना चाहिए ये क्या है। ये है एक स्लैब में जो प्रकाश की किरण आएगी वो कहलाएगी आपतन किरण, और जो निकलेगी वो कहलाएगी अपवर्तन किरण। पेपर में पूछा है पहला पॉइंट अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन कोण सबसे पहले निकाले दे रहे अपवर्तन कोण। आपको पता होना चाहिए जो अपवर्तन कोण होता है, अपवर्तन कोण को जोड़ते हैं अपन लोग, निकालते हैं कहाँ से? अभिलंब से। कहाँ से निकालते हैं? अभिलंब से। अपना अभिलंब है। तो आपको पता होना चाहिए क्या कि इस जो स्लैब है, परत है चिकनी, इससे अभिलंब बीच का कोण जो होता है वो होता है 90 अंश का, और ये अपना ए वाला जो होगा वो होगा अपवर्तन कोण। चूँकि यहाँ से लेके इस अपवर्तित रेखा तक का कोण है 30 अंश, तो हमारा अभिलंब से इस अपवर्तित कोण के रेखा के बीच का कोण हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 90 में से 30 जाएगा, निकाल लेंगे 90 माइनस 30, तो कितना आ जाएगा? 60 अंश। यानी कि अपवर्तन कोण को प्रदर्शित करते हैं कोण R से, कोण R कितना आ गया? 60 अंश। अपना पहले वाले का आंसर निकल गया। हाँ, अब आपतन कोण निकाल लेते हैं, चूँकि सवाल में नहीं पूछा है, लेकिन हमको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। तो अब निकाल लेते हैं आपतन कोण। आपतन कोण को प्रदर्शित करते हैं कोण I से। तो देखो, आपतन कोण क्या होता है? आपतित रेखा और अभिलंब के बीच का कोण। आपतित रेखा और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण। तो देखेंगे टोटल अपना कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 90, और 90 में से 45 गया तो आपतन कोण कितना हो जाएगा? 45। कोण I का मान कितना आ गया? 45 अंश। अब आगे देखेंगे सवाल अपना। संलग्न चित्र में अपवर्तन कोण, अपन लोगों ने अपवर्तन कोण निकाल लिया, तथा माध्यम B का माध्यम A के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखो, लिखते हैं माध्यम B के सापेक्ष माध्यम A का अपवर्तनांक। माध्यम B का
माध्यम ए के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, स्नेल का नियम। क्या याद रखना है? स्नेल का नियम आपको याद होना चाहिए। क्या है कि आपतित कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। परावर्तन में स्नेल का नियम जाता है, लेकिन अपवर्तन में स्नेल का नियम जाता है n1 साइन i बराबर n2 साइन r। ये आपको याद रख लेना है फॉर्मूला अपवर्तनांक में। n1 क्या है? माध्यम ए का अपवर्तनांक। साइन i क्या है? आपतित किरण की ज्या। n2 क्या है? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। और साइन r क्या है? साइन r है अपवर्तन कोण की ज्या। तो चलिए देखते हैं आगे। आपको i का मान पता है, r का मान पता है। n1 तो n1, ये n2 ला देंगे इस साइड, चूँकि गुणा में है तो इस साइड आ जाएगा बटे में। n2 बराबर साइन r अपॉन साइन i। लेकिन एक देखिए माध्यम b यानी कि दूसरा माध्यम, माध्यम b यानी कि दूसरा माध्यम, और माध्यम a यानी कि पहला माध्यम। चूँकि हमको निकालना क्या है? माध्यम b के सापेक्ष माध्यम a का अपवर्तनांक, यानी कि दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक, यानी कि अपन लोग ऊपर लिखेंगे दूसरा n2 अपॉन n1 बराबर, यहाँ भी पलट जाएगा साइन i अपॉन साइन r। अब क्या रखना है? i का मान, r का मान। i का मान कितना है? अपन लोगों ने निकाला है, i का मान है 45। तो रख देंगे साइन 45 अपॉन r का मान कितना है? r का मान निकाला है साइन 60। साइन 60 बराबर n2 अपॉन n1। साइन 45 का मान चूँकि आपको याद होना चाहिए, लेकिन चूँकि सवाल में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी मैथ में इसका बहुत यूज होता है, आपको याद होना चाहिए। साइन 45 का मान होता है 1/√2 अपॉन साइन 60 का मान होता है √3/2। साइंस के पेपर में हो सकता है आपको दिया हुआ मिल जाए। देखिए ये आपको बहुत अच्छे से आता होगा। कैसे करना है? 1/√2 गुणा √3, और ये जो बटे है वो ऊपर आ जाएगा √2, सॉरी 2। तो n2 अपॉन n1 का मान कितना आ गया? 2 अपॉन 1/√2 गुणा 2 अपॉन √3। अच्छा, एक बात आप लोगों ने मैथ में बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, 2 क्लास 9th में पढ़ी होगी। 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुणा √2, है ना। 2 को क्लास 9th में आपने पढ़ा था। 2 को हम लिख सकते हैं √2 ये √2 मिलके 2 बनाते हैं। तो क्या यहाँ पर 2 है तो हम क्या √2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। √2 गुणा 2 को हम लिख दिया √2 गुणा √2 अपॉन 3। देखो ये √2 कट गया, तो n2 अपॉन n1 बराबर क्या आ गया? √2 अपॉन √3। आपको n1 का मान मिल गया। n1 का मान कितना है? √3। n2 का मान कितना है? √2। ठीक है, तो क्या आपको याद होना चाहिए, जिसका अपवर्तनांक जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है वह सघन होता है। कैसा होता है? सघन होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं एक बात और। आपको
आपको मैंने एक बात और बताई थी, और यदि नहीं पता तो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ आपको। छोटा सा अपवर्तनांक का कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। जब भी अपवर्तनांक की बात होगी तो आपको ये दो चीज़ याद रखना है। एक होता है सघन माध्यम और एक होता है विरल माध्यम। याद रखना है, ये जो सघन माध्यम होता है वो होता है गाढ़ा, है ना, और जो विरल होता है वो होता है पतला। सघन का मतलब अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, अपवर्तनांक होगा ज़्यादा, है ना, और विरल का मतलब होता है अपवर्तनांक, विरल का मतलब होता है अपवर्तनांक होगा कम। चलो एक छोटा सा अपवर्तनांक के बारे में जल्दी जल्दी मैं बता दूंगा, ये जो मैंने ये लाइन खींची है इसको मान लेते हैं कोई भी एक चिकनी परत। जो मैंने लाइन खींची है इसको मान लेंगे कोई भी एक परत। ये जो मैंने 90 अंश पर लाइन खींची है ये है अपना अभिलंब। क्या है? अभिलंब। ये जो मैंने लाइन खींची है ये है अपना अभिलंब। अब आपको एक चीज़ याद रखना है, एक दो पॉइंट याद रखना है कि जब सघन से विरल जाएगी, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल जाएगी, तो एक छोटी सी अंग्रेजी का एक कॉन्सेप्ट है, सघन को कहते हैं डेंसर, और विरल को कहते हैं रेरर, तो जब सघन से विरल जाएगी प्रकाश की किरण, कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल जाएगी तो आपको याद रखना है क्या होगा, सघन से विरल यानी कि डी से आर, और डी से आर का मतलब दूर। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम जाएगी तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। याद रखना है। और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम जाएगी तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। देखते हैं, यदि यहाँ पर विरल हुआ, ये जो हमारा पहला शर्त है स्थिति 1, यहाँ पर मैंने लिख दिया स्थिति 1 और यहाँ पर मैंने लिख दिया स्थिति 2। ऊपर साइड विरल माध्यम है और नीचे साइड सघन माध्यम है, मतलब ए ऊपर साइड विरल माध्यम है और नीचे साइड सघन माध्यम है। यदि प्रकाश की किरण आती है और अभिलंब से टकराती है ना, तो देखो विरल से सघन, जब विरल से सघन जाएगी तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो अभिलंब है, जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन अब जाएगी कैसे? अभिलंब की ओर। ठीक है। और जो दूसरी कंडीशन, यदि प्रकाश की किरण आती है और अभिलंब से टकराती है, तो यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब से, देखो यदि सघन से विरल जाती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हो जाती है। जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन अब जाएगी ऐसे। अब देखते हैं अपना सवाल क्या पूछा था। अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो हमने माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक निकाल लिया है। कितना आया था हमारा आंसर आया था √3/2।
2, यही हमारा आंसर है √3/2। लास्ट में इसने पूछा था कौन सा माध्यम सघन है और क्यों। तो देखो भैया सघन माध्यम, तो देखो हमने देखो मान लेते हैं ऊपर, देखो ये हमारा चित्र कैसा बन रहा है, हमारा चित्र बन रहा है ऐसा। ये प्रकाश की किरण आई, ये अपना अभिलंब है, अभिलंब जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन अभिलंब से दूर हो गई, अभिलंब से दूर हो गई। तो ऊपर होगा अपना सघन माध्यम, ऊपर कौन सा माध्यम होगा, सघन माध्यम, और नीचे कौन सा होगा, विरल माध्यम। क्या पूछा था कौन सा सघन माध्यम है, तो ऊपर वाला सघन माध्यम। क्यों है, क्योंकि प्रकाश की किरण जब अभिलंब से टकराती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है ना, दूर हो जाती, इसलिए ऊपर सघन माध्यम नीचे विरल माध्यम। ये अपना पहले का ख नंबर कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है एक निकट दृष्टि दोष। कौन सा दोष, निकट दृष्टि दोष। और आपको पता होना चाहिए निकट दृष्टि दोष क्या होता है। निकट दृष्टि दोष होता है जब निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। ये अपना होता है निकट दृष्टि दोष। और कौन सा दर्पण, ये कौन सा लेंस यूज करते हैं, अवतल लेंस। कभी पूछा जाए कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु को, पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। ये अपना यू का मान है ना, ये अपना यू का मान है। तो यू का मान हमेशा लेना है माइनस में, यू का मान माइनस का 20 सेंटीमीटर। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस के चश्मे का प्रयोग करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर लिखा है कैसा, तो जैसे ही हमने यहाँ पर निकट दृष्टि दोष देखा था ना, वैसे ही हमारा आंसर आ जाएगा अवतल दर्पण। लेकिन यहाँ पर कितनी फोकस दूरी का लेंस, तो कितनी फोकस दूरी के लेंस के लिए हमको यूज करना पड़ेगा लेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर v का मान कितना है, निकट दृष्टि दोष में v का मान माइनस में लेते हैं, याद रखना v का मान माइनस में लेते हैं निकट दृष्टि दोष के लिए, माइनस का 25 सेंटीमीटर। लेंस का फॉर्मूला लगा देंगे, लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। 1/f बराबर b का मान कितना है, b का मान है माइनस का 25 सेंटीमीटर। 1/, माइनस का 25 माइनस 1/u का मान है माइनस का 20। 1/, माइनस का 25 माइनस माइनस प्लस 1/20। लासा ले लेंगे, लासा आएगा 25 दूनी 50, 25 चौके 100, 25 चौके 100 माइनस का 4 प्लस 25, 20 500 प्लस का 5, कितना आ गया, प्लस के 5 में से माइनस का 4 जाएगा तो 1/100। तो 1/f बराबर कितना आ गया, 1/100। तो f का मान क्या आ जाएगा, f का मान आएगा 100 सेंटीमीटर। f का मान कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर। माइनस आ रहा है, कहीं पर एक छोटी सी गलती हुई है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस ही रहेगा, माइनस। ये अपना दूसरे का सॉल्व हो गया। अब दूसरे का खा, ये बहुत ही आसान है, पीछे अपन लोग इस तरीके के क्वेश्चन कर चुके हैं। +20 डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी निकालना है। अपन लोग कर रहे हैं दूसरे का खा। याद रखना है कि जब भी लेंस की क्षमता के बारे में बात की जाए, लेंस की क्षमता के बारे में बात की जाए, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, P बराबर 1/f। कब, जब f जो है मीटर में हो या 100/f। ये वाला फॉर्मूला कब, जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो, जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो 100/f,
जब फोकस दूरी मीटर में हो तो 1/f प्लस 20 डायोप्टर क्षमता की लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो निकाल लो क्या, P बराबर 1/f। P का मान कितना है, P का मान है प्लस का 20, तो 20 बराबर 1/f। 20 बराबर, अच्छा ए वाला फॉर्मूला कर लो, 100/f। P का मान कितना है 20, तो रख देंगे 20 बराबर 100/f। कैंची गुणा कर लेंगे, f इस साइड 20 इस साइड, तो f बराबर 100/20, 20 5 100, तो f बराबर कितना 5 सेंटीमीटर। f बराबर कितना 5 सेंटीमीटर। दूसरे का खा। अब करते हैं तीसरा, अब करते हैं तीसरे का नंबर। अब करते हैं तीसरे का नंबर। यदि किसी तार को 20 से मोड़कर दोहरा करके एक साथ मरोड़ दिया जाए तो तब उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। मान लो एक तार है, मान लो एक तार है, मान लो एक तार है, इसकी लंबाई है L, ठीक है, और इसका एरिया है A, इसका एरिया है A। अब इस सवाल में क्या कहा गया है, इस सवाल में कह दी किसी तार को 20 से मोड़कर दोहरा कर दिया जाए। कैसे कर दिया जाए, दोहरा। मान लेते हैं इसका बीच है A और 20 से मोड़ के इसको दोहरा कर दिया, इस तरीके का कर दिया, 20 से मोड़ के अब इसको दोहरा कर दिया, ठीक है। देखो भाई, पहले L थी, अब आधा हो गया ना, तो अब इसकी लंबाई कितनी बची, अब इसकी लंबाई बची L/2। पहले इतना पतला था ना, अब मुड़ गया, तो अब इसका ये वाला भी जुड़ जाएगा और ये वाला भी जुड़ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका एरिया हो जाएगा 2A। आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, आपको एक छोटा सा प्रतिरोध वाला फॉर्मूला याद रखना है, R बराबर ρL/A। जो रो होता है उसको, इसको बोलते हैं रो, और ये होती है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। ये जो रो होता है वो निर्भर करता है काहे पर, ये निर्भर करता है तार के प्रकाश पर, निर्भर करता है तार के प्रकाश पर। देखो क्या, कंडीशन फर्स्ट में प्रतिरोध निकाल लेंगे, कंडीशन 2 में प्रतिरोध निकाल लेंगे। तो कंडीशन फर्स्ट में फॉर्मूला है ना, तो कंडीशन फर्स्ट में R बराबर ρL/A। यहाँ पर लिख दें स्थिति 1 में प्रतिरोध, स्थिति 1 में प्रतिरोध R बराबर ρL/A। अच्छा, दोनों ही तार का पदार्थ तो सेम है ना, तो रो का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। तो R बराबर सीधे लिख सकते हैं L/A। ये हो गया कंडीशन 1 यानी कि R1। स्थिति 2 में प्रतिरोध, स्थिति 2 में प्रतिरोध अब निकालना है। स्थिति 2 में प्रतिरोध, तो देखेंगे स्थिति 2 में क्या क्या कलाकारी हुई थी, एरिया डबल हो गया था और लंबाई आधी हो गई थी। तो देखो R2 बराबर, रो तो लेना नहीं है क्योंकि पदार्थ तो सेम है ना, तो रो नहीं लेना है। L कैसा हुआ था, L हो गया था आधा, तो L/2। एरिया हुआ था डबल गुणा 2A, ठीक है। तो R2 कितना हो गया, R2 हो गया L/4A। R2 कितना हो गया L/4A। अब इन दोनों की तुलना कर देंगे, R1/R2 बराबर R1 का मान L/A, L/A बटे R2 का मान L/4A,
एल बटे 4a। तो R1/R2 बराबर एल बटे ए गुणा 4a। एल से एल गया, ए से ए गया, तो R1/R2 बराबर 4। देखेंगे सवाल थोड़ा करके मानो तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। इसका प्रतिरोध हो जाएगा कितना, R1/R2 नहीं, R2/R1 निकालना है तो हो जाएगा 1/4। क्यों? क्योंकि पहले का दूसरे की तुलना नहीं, अब कितना हो जाएगा, तो अब हो जाएगा 4 गुना। R2 कितना हो जाएगा, R1 का 4 गुना R2 हो जाएगा। देखो ये क्या पूछ रहा था, ये पूछ रहा था भैया अब कितना प्रतिरोध हो जाएगा, अब कितना प्रतिरोध हो जाएगा, अब कितना प्रतिरोध हो जाएगा। तो R2 कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा देखो इधर R1/R2 बराबर 4, क्या लिखा है, R1/R2 बराबर 4। तो R2 कितना है ना, तो R2 हो जाएगा R1/4, पहले का 1/4 गुना हो जाएगा। चलो नेक्स्ट सवाल है, चौथा सवाल नहीं, तीसरा वाला, तीसरे का खा। अच्छा, आपको इस सवाल से करने से पहले एक चीज़ देखना है, आपको एक चीज़ ये देखना है कि हम यदि किसी प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ें, यदि हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ें, यदि हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ें, यदि हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ें, तो यहाँ से विद्युत धारा गई। अब यहाँ पर कुछ विद्युत धारा इधर निकल गई और कुछ विद्युत धारा इधर निकल गई। तो आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जब प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े जाएं तब प्रतिरोधों का विभवांतर समान रहता है। और आपको एक चीज़ याद रखना है, यदि हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, यदि हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, माना R1, R2, R3 है ना, तो यहाँ से धारा गई आई, यहाँ से धारा गई आई, यहाँ से धारा गई आई, यहाँ से आई, यहाँ से आई, है ना। तो याद रखना है कि जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तब प्रतिरोधों की विद्युत धारा समान रहती है। ये चीज़ आपको याद रखना है। सिलेबस से बाहर था, मतलब सिलेबस के अंदर था, इस क्वेश्चन से बाहर था, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट इस सवाल को सॉल्व करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो खा नंबर आप फिर से करते हैं। दो प्रतिरोध, एक प्रतिरोध है 3 ओम का और एक प्रतिरोध है 5 ओम का। इन्हें किसी सेल में जोड़ने पर कौन सा प्रतिरोध अधिक गर्म होगा। परस्पर समांतर क्रम में जोड़े हैं, तो इसलिए जैसे यहाँ पर आ गया ना, समांतर क्रम में जोड़े हैं, मतलब इसका विभवांतर समान होगा, इसका विभवांतर समान होगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है, जब अपन लोग ऊष्मा वाला जो फॉर्मूला यूज करेंगे H वाला, उसमें विभवांतर दिखना चाहिए। तो जब समांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़े हैं तो आपको ऊष्मा का फॉर्मूला याद रखना, H बराबर V²/RT। आपको फॉर्मूला याद रखना है V²/RT। उसी वाले फॉर्मूले से H बराबर VIT। ये वाला यूज कब करते हैं, जब हमारे प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों। क्यों? क्योंकि जब श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो हमारी विद्युत धारा समान होती है, इसलिए हम विद्युत धारा वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। और जब हमारे प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो
तो विभवांतर समान रहता है और हम बी वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। एच डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि अनुक्रमानुपाती है आर से। एच जो है अनुक्रमानुपाती है आर से, अर्थात आर जितना अधिक आर जितना कम होगा आर जितना कम होगा उतना ज़्यादा गर्म होगा। तो यहाँ पर 3 ओम कम है, 5 ओम ज़्यादा है, तो हम लिख देंगे कि 3 ओम प्रतिरोध वाला तार अधिक गर्म होगा। करते हैं नेक्स्ट चौथे का अब करते हैं चौथा क्वेश्चन। अपन लोगों ने 3 क्वेश्चन तक कर लिए हैं, चौथा क्वेश्चन करना है। चौथा प्रश्न कह रहा है 20 ओम 24 ओम और 30 ओम के प्रतिरोधों को 3 का तारों को पहले जोड़ा है श्रेणी क्रम में और फिर जोड़ा है समांतर क्रम में। कह रहा है कि प्रत्येक दिशा में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपोर्टेंट बन जाता है, पेपर में बहुत ज़्यादा आता है। चौथे का नंबर आपको 3 प्रतिरोध दिए हैं, तो मान लेते हैं R1 बराबर 20 ओम, R2 बराबर 24 ओम और R3 बराबर 30 ओम। सवाल का डाटा ये है, ए नंबर में जोड़ना है अपन को श्रेणी क्रम में और बी नंबर में जोड़ना है अपन को समांतर क्रम में और इन सब के आंसर निकालना है। तो चलो पहले ए नंबर सॉल्व कर लेते हैं। क्या कि 20 ओम 24 ओम तथा 30 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तो एक चित्र बना लेंगे। इस तरीके से श्रेणी क्रम का चित्र है। ये मैंने विभवांतर बैटरी लगा दिया। एक है 20 ओम, यहाँ पर लिख देंगे 20 ओम, यहाँ पर 24 ओम और ये तीसरा है 30 ओम का प्रतिरोध। आपको पता होना चाहिए श्रेणी क्रम का फॉर्मूला। जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो इसका फॉर्मूला होता है आर तुल बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। जितने आर उतना ही आर आप बढ़ता चला जाएगा। तो R1 का मान है 20 प्लस R2 का मान है 24 प्लस R3 का मान है 30। इन तीनों को जोड़ देंगे 0 4 4 3 2 6 3 2 5 5 2 7 74 ओम अपना श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। पी नंबर करेंगे क्या 20 ओम 24 ओम तथा 30 ओम समांतर क्रम में जुड़े। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला आपको याद रखना है। समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/r तुल बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। R1 का मान कितना है? R1 का मान है 20 प्लस R2 का मान है 24 प्लस R3 का मान है 30। इन सब का ले लेंगे लासा 120 आएगा। 6 प्लस 24 पंचे 120 5 प्लस 3 चौके 12 4 6 5 6 4 10 5 15 15/120 15 6 90 15 7 105 15 8 120। तो आर तुल कितना आ गया? आर तुल आ गया 8। 1/r तुल
कितना आया था, 1/8 तुल्य आया था, 1/8। तो R तुल्य कितना आ गया, 8 ओम। ये अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किसी परिपथ में 5 एम्पियर धारा, सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना है और डरना नहीं है। किसी परिपथ में 5 एम्पियर की धारा 8 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। इस समय अंतराल में परिपथ में कुल कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे? यदि परिपथ का प्रतिरोध 20 ओम हो तो इस समय अंतराल में उत्पन्न ऊष्मा की गणना करना है। तो अपन को सवाल पे एक एक शब्द पढ़ना है और उसके बाद जो डाटा दिया है वो डाटा हमको लिखना है और उसके बाद सोचना है कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो देखिए, किसी परिपथ में 5 एम्पियर की धारा, तो आई का मान कितना है, आई का मान है 5 एम्पियर 8 सेकंड तक। टी का मान कितना है, टी का मान कितना है 8 सेकेंड। आई का मान है 5 एम्पियर। किसी परिपथ में 5 एम्पियर की धारा 8 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है। इस समय अंतराल में परिपथ में कुल कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे? हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रदर्शित करते हैं n से। इसके बाद यदि परिपथ में प्रतिरोध हो 20 ओम, आर का मान कितना है, आर का मान है 20 ओम। तो इस समय अंतराल में उत्पन्न ऊष्मा हमको निकालनी है। उत्पन्न ऊष्मा को प्रदर्शित करते हैं H से। हमारे पास 3 डाटा दिया हुआ है, आई का मान, टी का मान, आर का मान। हमको n का मान निकालना है और h का मान निकालना है। हमको एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करना है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि n निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं, Q = NE यूज करते हैं, Q = NE। ठीक है, जहाँ पर Q क्या है, Q होता है आवेश, N क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, N होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E क्या होता है, E होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो हम पहला वाला आंसर निकाल लेंगे। हमको निकालना है n इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n बराबर Q/E, Q का मान क्या है, Q का मान है आवेश और हमको Q का मान दिया नहीं था। तो एक छोटा सा फॉर्मूला और होता है, एक छोटा सा फॉर्मूला होता है विद्युत धारा का फॉर्मूला। विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है I = Q/T। विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है I = Q/T। ठीक है, Q का मान, I का मान, T का मान। तो Q बराबर क्या होता है, IT। I का मान हमें पता है, I का मान कितना है 5 एम्पियर। I का मान है 5 एम्पियर, रख देंगे I का मान 5 गुणा T का मान हमको दिया है 8 सेकेंड। T का मान दिया है 8 सेकेंड, T का मान रख देंगे 8। तो Q बराबर 8 × 40 कूलम। Q का मात्रक होता है कूलम। तो Q का मान कितना आ गया, 40 कूलम। अब रख देंगे हम इस वाले फॉर्मूले में, N बराबर Q/E। Q का मान निकाल लिया है 40/E का मान कितना होता, 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, तो 1.6 भागे 40 कर देंगे, 16 × 16 16 दूनी 32 यानी कि 2
16 एकम 16 दूनी 32, 32 32, यहाँ पर बचा 8, 16 32, 16 43, 16 चौको 64, 16 पंचे 80। 5 क्या हुआ है? 16 का पहाड़ा 1.6 40 में, तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 2 32, यहाँ 16 32, 16 43, 16 चौको 64, 16 पंचे 80, 25 ये कटेगा 25 से, गुणा 10 की पावर 19, ये अपना आ गया काय का मान, n का मान। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई? इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई 25 गुणा 10 की पावर 19। अब दूसरा क्या था? दूसरा है उत्पन्न ऊष्मा का मान। उत्पन्न ऊष्मा का मान, तो h का मान h बराबर होता है, यहाँ पर लिख देंगे उत्पन्न ऊष्मा का मान, h बराबर होता है VIT। हमको b का मान नहीं पता, तो b बराबर क्या होता है? b बराबर होता है IR। तो यहाँ पे लिख देंगे h बराबर I स्क्वायर RT। I का मान पता है 5 एम्पियर, है ना? तो I की जगह पर 5 का स्क्वायर गुणा R का मान कितना है? 20, तो गुणा 20 गुणा T का मान कितना है? 8 गुणा 8, 25 गुणा 20 गुणा 8, 8 दूनी 16, 160 गुणा 25, 25 दूनी 50, 25 चौके 100, 25 पना 125, 25 150, 16 गुणा 25 गुणा 16, 16 16 16 पंचे 80, हाँ सिलाई 8, 16 दूनी 32, 400, आ गया 400, 4000। और इसका मात्रक होता है जूल, h का मात्रक होता है जूल। ये अपना आ गया फाइनल आंसर। ये हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन था। इसके बाद ये देखिए, दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, क्यों? इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे, आसान है। तो बात करते हैं किसी भी चुंबक की, बात करते हैं किसी भी चुंबक की, है ना? तो कोई भी एक चुंबक होगा, कोई भी एक चुंबक होगा, है ना? तो चुंबक में एक दक्षिणी ध्रुव होगा, दक्षिणी ध्रुव, है ना? दक्षिणी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव को प्रदर्शित करते हैं एस से, दक्षिणी ध्रुव। और दूसरी साइड होगा एन प्रदर्शित करते हैं उत्तरी ध्रुव। एक बात आपको याद रखनी है, चुंबक के अंदर चुंबकीय वाली रेखाएं साउथ से नॉर्थ जाती हैं, यानी कि दक्षिण से उत्तर जाती हैं, और चुंबक के बाहर यही जो है चुंबकीय वाली रेखाएं, यही चुंबकीय वाली रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हैं। ठीक, तो आपको याद रखना है क्या, कि चुंबक के अंदर ये चुंबकीय वाली रेखाएं दक्षिण से उत्तर की ओर जाती हैं, और चुंबक के बाहर ये चुंबकीय वाली रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हैं, और कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। हमारा क्वेश्चन क्या था? दो चुंबकीय वाली रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, क्योंकि ये जो है बलयाकार जाती हैं, और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, और चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, और ये आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ठीक है, तो यही बात लिखती नहीं है कि चुंबक के बाहर, चुंबक के अंदर, इस तरीके से लिखना है कि किसी भी चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक ध्रुव होता है दक्षिण ध्रुव, एक ध्रुव होता है उत्तरी ध्रुव।
चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं, जबकि चुंबक के बाहर यही चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं और ये एक दूसरे से बलयाकार जाती हैं, बलय के आकार का, इस तरीके का, ठीक है। और ये आपस में एक दूसरे को कभी काटती नहीं हैं, इस तरीके से लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है ख नंबर, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। अगला है ख नंबर, चुंबकीय रेखाओं के गुण। तो सेम क्वेश्चन है जो ऊपर वाला था, लिख देंगे कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखना है तो लिख देंगे कि चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं, जबकि चुंबक के बाहर ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं, ये आपको। और दूसरी नंबर ये हो गया पहला, और दूसरा हो गया ये चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, ये अपना हो गया, दूसरा हो गया आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, F बराबर BIL साइन थीटा। आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, F बराबर BIL साइन थीटा। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होगा। तो हम पॉइंट, क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो सीधे लिख देंगे 0.1 F अनुक्रमानुपाती B। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली मतलब सीधा रिलेशन है, तो लिख देंगे कि जब चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा, तब क्या होगा कि धारावाही चालक पर लगने वाला बल अधिकतम होगा। दूसरा पॉइंट डाल के लिख देंगे F अनुक्रमानुपाती I। लिख भी सकते हैं जब वैद्युत धारा अधिक होगी तब बल अधिक होगा। तीसरा पॉइंट लिख देंगे F अनुक्रमानुपाती L के। भैया जब तार की लंबाई अधिक होगी तब बल अधिक होगा। चूंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन था तो इसको यहीं
फिनिश कर देंगे। ये अपना पूरा फिजिक्स का पेपर सॉल्व हो गया है। अब नेक्स्ट जो अपना वीडियो होगा उसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।